नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आज हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं साहित्य, निबंध व नाटक तथा एकांकी। ये जो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र में जो मुख्य बातें थी, जो मुझे समझाना था वो मैंने बता दिया है। व्याख्याओं को विशेष तौर से देखना है, उसके प्रश्नोत्तरों को आपको देखना है और जो रीतिकाल से संबंधित, इतिहास संबंधी और रीतिकाव्य संबंधी जो प्रश्न है वो मैंने बता दिए हैं, जो महत्वपूर्ण है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इसका दूसरा प्रश्न पत्र आपकी दूसरी किताब लेते हैं, साहित्यिक, निबंध व नाटक तथा एकांकी। ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें हम पहले आपकी 3 किताबें प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको एक किताब तो निबंध की है, दूसरी आपकी नाटक है। नाटक का नाम आपको पता होना चाहिए, रक्त ध्वज नाटक है। ठीक है, राजेंद्र भटनागर जी का एक नाटक है ये, राजेंद्र भटनागर। तो इस नाटक को हमें उसकी महत्वपूर्ण बातों को देखना है और इसके साथ एकांकी, ये कुछ पाठ है एकांकी के वो मैं बताऊंगा, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आता है वो आता है एकांकी की परिभाषा देते हुए एकांकी के जो तत्व होते हैं उनके बारे में बताना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आता है। इनमें एक प्रश्न तो यही बनता है, चाहे निबंध का उद्भव और विकास पूछ लीजिए, एक प्रश्न ये आता है, या फिर नाटक का उद्भव और विकास, ये एक प्रश्न ये भी आता है, या फिर एकांकी का उद्भव और विकास। तो 3 प्रश्न बन गए इन तीनों किताबों से। एक ही सेकंड पेपर में 3 किताबें आपकी हैं, निबंध, नाटक और एकांकी। ठीक है, तो अब इसमें एक प्रश्न तो ये बन गया तीनों का। फिर एक बनता है निबंध के तत्वों को बताइए, निबंध के जो तत्व उनके बारे में वर्णन कीजिए, या फिर आता है एकांकी के जो तत्व है उनके बारे में वर्णन करो, या फिर नाटक के तत्वों के बारे में वर्णन करो। तो इस प्रकार से 3 ये प्रश्न होते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। एकांकी की परिभाषा देते हुए इसके उद्भव और क्रमिक विकास को स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न आता है, एकांकी का उद्भव और विकास। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और क्या नाम इसमें एकांकी की परिभाषा को हम देखते हैं। एकांकी आखिर है क्या, तो उसके बारे में मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, तो सुनिए आप गौर से। एकांकी की जो परिभाषा है, प्रश्न क्या आएगा, एकांकी की परिभाषा देते हुए इसके क्रमिक विकास के बारे में बताइए, या प्रश्न आता है एकांकी की परिभाषा देते हुए इसके उद्भव और विकास को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आएगा। ये हिंदी साहित्य में, ये हिंदी आपका सेकंड जो पेपर है हिंदी साहित्य में, इस पेपर में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकांकी के हिंदी, एकांकी के उद्भव और विकास का विकास क्रम को समझाइए, या फिर एकांकी की परिभाषा देते हुए इसके उद्भव और विकास को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न आएगा। तो थोड़ा समय पहले एकांकी की परिभाषा के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बाकी आपके जो सिलेबस में बुक आपको मिली हुई है, उस बुक में पहले वाले जो 8-10 पेज है वो एकांकी के इस बारे में सारे प्रश्नोत्तर सब इसके अंदर है। तो आपको ठीक से इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा विस्तार से थोड़ा बताऊंगा, बाकी आप इस किताब से आप पढ़ लेंगे। इसमें एक प्रश्न एकांकी और नाटक में अंतर आता है, और ये भी आपके ये जो किताब है आपकी प्यारे विद्यार्थियों, एकांकी संग्रह, इस किताब के अंदर है, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। शुरुआत में आपके 5-10 पन्ने हैं, वो इसी से संदर्भ में है। फिर अपने इसमें थोड़े पाठों को भी ले लेंगे और पाठ के बारे में समझ लेंगे, उसके प्रश्नोत्तर वो आप तैयार करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो ये किताब आप घर पर आपके पास उपलब्ध है, पुस्तकालय से आपने ले ली है, तो ये आप पढ़ लेना इसके। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी एकांकी की जो परिभाषा है, हिंदी साहित्य में एकांकी को नाटक का ही एक भेद माना जाता है। हिंदी साहित्य में प्यारे विद्यार्थियों बात करें एकांकी की, तो एकांकी है, एकांकी ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों पुल्लिंग शब्द है। एकांकी पढ़ा जाता है, एकांकी पढ़ी नहीं जाती, ध्यान रखना, एकांकी पढ़ी नहीं जाती, एकांकी पढ़ा जाता है, तो पुल्लिंग शब्द है ये। तो हिंदी साहित्य में एकांकी को नाटक का एक भेद माना जाता है। तो ये आप भूमिका के रूप में लिख लेंगे। और वस्तुतः ये पाश्चात्य प्रभाव 1 एक्ट प्ले का रूपांतरण है, यानी पाश्चात्य, ये एकांकी का जो प्रादुर्भाव है वो पाश्चात्य प्रभाव है, ये पश्चिम से आया है। पाश्चात्य प्रभाव 1 एक्ट प्ले
वन एक्ट प्ले से ये पाश्चात्य प्रभाव से ये आया है, वहाँ पर इनको वन एक्ट प्ले का रूपांतरण है, ये परिवर्तित रूप है। पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों में इसे एकाकी को वन एक्ट प्ले के से संदर्भ में इसको किया जाता है, तो उसका रूपांतरण है ये, ऐसा माना गया है। यद्यपि आधुनिक हिंदी एकांकी पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। ध्यान रखना, एकांकी है वो नई गद्य, ये गद्य की विधा है। गद्य की विधाएं कौन कौन सी वो आपको आती है प्यारे विद्यार्थी। इसमें आपके कहानी आती है, नाटक आते हैं, निबंध आते हैं, उपन्यास आते हैं, रिपोर्टाज है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है, जीवनी है, ठीक है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, फीचर है, एकांकी है। ये सब चीज़ें क्या है, किसमें आते हैं, गद्य विधाओं में। तो गद्य विधाओं में जो एक ये जो विधा है एकांकी, ये विधा प्यारे विद्यार्थियों पाश्चात्य प्रभाव से अपने साहित्य में आई, हिंदी साहित्य में। तथापि उस पर संस्कृत के नाट्य रूपों का भी प्रभाव है, क्योंकि इसमें नाट्य, क्योंकि नाटक का ही एक भाग माना जाता है, नाटक की तरह ही ये एकांकी है जो लिखी जाती है एक तरह से, तो इसलिए इसमें नाटक का थोड़ा प्रभाव दिखता है। जैसे संस्कृत में भाण, ये नाटक के जो भेद उपभेद माने जाते हैं संस्कृत में, जैसे नाटकों में भाण है, व्यायोग है, प्रहसन है, विथि, नाटिका, गोष्ठी, भणिका और हल्लीश, अंक आदि जो नाटक है उनके भेद उपभेद बताए गए हैं, और उनसे हिंदी एकांकी पर्याप्त मिलती जुलते। यानी ये जो संस्कृत साहित्य में या संस्कृत में जो नाटक के जो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, तो उसमें भेदों के अनुसार, जैसे मैंने अभी बताया आपके भाण, व्यायोग, प्रहसन इत्यादि ये जो मैंने बताए हैं, ये संस्कृत के नाटक के जो भेद उपभेद है उन्हीं से ही हिंदी एकांकी भी मिलती जुलती प्रतीत होती है, ठीक है। तो नाटक का एक भेद ये भी होते हुए भी साहित्यिक विधा के रूप में एकांकी अपना स्वतंत्र अस्तित्व या विशेषता रखती है। यानी नाटक के भेद है, फिर भी साहित्यिक दृष्टि से अगर बात करी जाए तो थोड़ी इसके अलग विशेषता है, एकांकी की स्वतंत्र अस्तित्व है, इसका अलग विशेषता रखती है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में एकांकी विधा का अन्यतम स्थान है। तो इस प्रकार से भूमिका के रूप में लिख देंगे। अब है एकांकी की परिभाषा। तो एकांकी की परिभाषा कुछ मैं बोल करके ही बताऊंगा, बाकी जो है समय थोड़ा कम रहा है तो आपको मौखिक ज़्यादा मैं बताऊंगा, लेकिन जो भी चीज़ें मुश्त होगी वो तो बता दूंगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि पाश्चात्य विद्वानों में, पाश्चात्य जो विद्वान हैं उन्होंने एकांकी के स्वरूप पर शास्त्रीय ढंग से विचार किया। जो पश्चिमी जो विद्वान हैं उन्होंने, जो पश्चिमी जो वेस्टर्न जो राइटर है उन्होंने जो है विद्वान, उन्होंने जो सिडनी वॉक्स का नाम आता है, सिडनी वॉक्स, उनके अनुसार एकांकी क्या है, सिडनी वॉक्स एकांकी के बारे में लिखते हैं, ठीक है। ये मैं आपको मौखिक बता रहा हूँ क्या कहा उन्होंने। सिडनी वॉक्स ने कहा, इन्वर्टेड कोमा में आपको लिखना है, यानी आपका उद्धरण चिन्ह है उसमें लिखना है आपको कि एकांकी साहित्य की वह नियंत्रित और संयमित विधा है। क्या करें, सिडनी वॉक्स कह रहे हैं कि एकांकी साहित्य की वह नियंत्रित और संयमित विधा है जिससे एक ही घटना को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि उसके प्रभाव एक से यानी प्रभावों की एकता से, एक रूपता से पाठकों और दर्शकों का मन आकृष्ट और आक्रांत हो जाए। ये इस परिभाषा एकांकी की कौन देते हैं, सिडनी वॉक्स। सिडनी वॉक्स एकांकी की परिभाषा दे रहे हैं, एक बार पुनः देख लीजिए कि एकांकी साहित्य की वह नियंत्रित और संयमित विधा है, संयमित विधा ये, और जिससे एक ही घटना को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है कि उसके प्रभाव एक से पाठकों और दर्शकों का मन आकृष्ट और आक्रांत हो जाता है। इस प्रकार से आक्रांत हो जाए, इस प्रकार की बात है वो सिडनी वॉक्स कहते हैं। एकांकी की परिभाषा में आप लिख देंगे। एक अन्य पाश्चात्य विद्वान और है पिंकर्ड ईटन। पिंकर्ड क्योंकि ये वेस्ट से आई है तो उनकी परिभाषा इसमें आपको लिखनी भी है चाहिए, एक विशेषता इसमें लिखनी ही चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो है पिंकर्ड ईटन का मत यह है कि एकांकी की प्रकृति ऐसी ही होती है कि उसमें नाटककार को किसी विशेष समस्या, किसी विशेष परिस्थिति अथवा घटना का इस प्रकार नियोजन करना पड़ता है कि वह धीरे धीरे अपने आप विकसित हो जाए। ये परिभाषा दी है पिंकर्ड ईटन ने। तो ईटन ये कहते हैं कि भाई
कि जो एकांकी की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें नाटककार को किसी विशेष समस्या, किसी विशेष परिस्थिति अथवा घटना का इस प्रकार से नियोजन करना पड़ता है कि वह धीरे धीरे अपने आप विकसित हो जाए। तो ये आप बातें इन्वर्टेड कोमा में यानी उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे, पिकड इटन लिख करके फिर इसको लिखना है, ठीक है। इसके साथ देखिए कुछ हिंदी के मूर्धन्य विद्वान और समालोचक है, उन्होंने भी अपने अपने ढंग से, ये तो पाश्चात्य परिभाषा हो गई प्यारे विद्यार्थियों। अब हिंदी के भी कई विद्वान हैं जिन्होंने एकांकी की क्या परिभाषा दी है। देखिए हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य कोश भाग 1, हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार क्या परिभाषा है इसकी, तो देखिए इसकी क्या परिभाषा है। तो ये परिभाषा देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एकांकी नाटक साहित्य का वह नाट्य प्रधान रूप है। ये परिभाषा कौन दे रही है? ये परिभाषा हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में लिखी है कि एकांकी नाटक साहित्य का वह नाट्य प्रधान रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य, एक परिपार्श्व शब्द ऐसा लिखा है प्यारे विद्यार्थियों। परिपार्श्व माने एक भाग का, एक भाग को लेकर के, तो एक परिपार्श्व, इसको पुनः बोल रहा हूँ मैं, एकांकी नाटक साहित्य की वह नाट्य प्रधान रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य, एक परिपार्श्व, एक भाव की ऐसी कलात्मक व्यंजना की जाती है कि एक अविकल भाव से अनेक की सहानुभूति और आत्मीयता प्राप्त कर लेते हैं। ये इन्वर्टेड कोमा में आपको लिखना है। ये हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार परिभाषा है एकांकी की। अब जो प्रसिद्ध लेखक आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी एकांकियाँ ज़्यादा पढ़ा जाता है। देखिए एकांकियाँ इनकी ज़्यादा एकांकी पढ़ने को मिलती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बहुत अच्छी एकांकी है। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या परिभाषा लिखी है कि विस्तार के अभाव में, इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखना उद्धरण चिन्ह में, विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो उठती है। क्योंकि एकांकी में विस्तार को नहीं दिया जाता अधिक, ठीक है। तो विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो उठती है और उसमें लता के समान फैलने की क्षमता नहीं होती, वो लता के समान नहीं फैल सकती। एकांकी में एक ही घटना होती है, एकांकी में एक ही घटना होती है और वह घटना नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचय करते हुए चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता, एक एक शब्द और एक एक वाक्य प्राण की तरह आवश्यक रहते हैं। उसमें किसमें? एकांकी में एक एक शब्द और एक एक वाक्य प्राण की तरह आवश्यक रहते हैं। पात्र 4 या 5 ही होते हैं, एकांकी में ज़्यादा पात्र नहीं होते, 4-5, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होते, 4-5-6 तक इतने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो पात्र 4 या 5 ही होते हैं जिनका संबंध नाटकीय घटना से पूर्णतया संबंध रहता है, जिनका संबंध नाटकीय घटना से पूर्णतया संबद्ध रहता है। तो इस प्रकार ये परिभाषा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, किसी 1-2 परिभाषा को आप इस प्रश्न में जरूर लिखेंगे। और इसके साथ साथ उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं, इन्होंने एकांकी में 3 तत्वों की प्रधानता को माना है। एक उपेंद्र नाथ अस्क जी हिंदी के अच्छे लेखक हैं, एकांकीकार हुए हैं और इन्होंने एकांकी के 3 तत्वों की प्रधानता को स्वीकार किया है। ये कहते हैं कि नंबर 1 है स्वरूप और समय की लघुता, स्वरूप और समय की लघुता,
अभिनेयता और तीसरा है रंगमंचीय संकेतों का विस्तृत नियोजन। यानी पहला है स्वरूप और समय की लघुता, दूसरा है तत्व ये मानते हो उपेंद्रनाथ तस्क जी अभिनेता को और अभिनयता को, और जो तीसरा है रंगमंचीय संकेतों का विस्तृत नियोजन। तो इस प्रकार से ये अलग अलग विद्वानों ने एकांकी के संदर्भ में जो है परिभाषा दी, अपने विचार व्यक्त किए हैं, और भी कई हैं। अब देखिए, अगर इन कथनों को अगर सार रूप में कहें, इनकी परिभाषा को अगर सार रूप में कहें, एकांकी एक का सार रूप क्या है, किसे कहेंगे एकांकी को सार रूप में? तो देखिए यहाँ कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ कि एकांकी एक अंक में पूर्ण होने वाला नाटक का ही एक भेद है। बहुत महत्वपूर्ण बातें, ये याद कर लो तो भी परिभाषा बन जाएगी। एकांकी एक अंक में पूर्ण होने वाला नाटक का ही एक भेद है, ये परिभाषा से निकल करके सार रूप में बात आई है। दूसरी क्या बात है कि उसमें जीवन को समग्रता से या फिर विस्तार से नहीं दर्शाया जाता। एकांकी में जीवन के विस्तार को नहीं दिखाया जाता, तो जीवन की समग्रता या विस्तार से उसको नहीं दिखाया जाता, अपितु जीवन का आंशिक रूप ही प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी में छोटा जो जीवन का आंशिक रूप है वही प्रस्तुत किया जाता है, विस्तार से जीवन की घटनाओं को नहीं दर्शाया जाता, ये बात ध्यान रखना। एकांकी में तीसरी बात है, एकांकी में किसी विशेष मार्मिक घटना, परिस्थिति, एक भाव या उत्तेजित क्षण का ही चित्रण होता है। ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, एकांकी में जो एकांकीकार लिखता है एकांकी, तो उसमें एकांकी में किसी विशेष मार्मिक घटना जो मर्म को छू ले, हृदय को छू ले, ऐसी मार्मिक घटना, परिस्थिति, एक भाव या फिर उत्तेजित क्षण का ही चित्रण होता है। ये ध्यान रखना, पूरी संपूर्ण घटना का उसमें चित्रण नहीं किया जाता। चौथी बात है, संक्षिप्त नाट्य वस्तु को एकांकी में प्रभावान्विति के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यानी संक्षिप्त नाट्य वस्तु को एकांकी के रूप में प्रभाव के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। एकांकी के सभी तत्व इस प्रकार संयोजित होते हैं कि उनका प्रभाव किसी बिंदु पर जाकर केंद्रित हो जाता है, और इस प्रकार से एकांकी में प्रभाव तथा वस्तु का ऐक्य रहता है। यानी प्रभाव और एकांकी में अगर देखें तो प्रभाव और वस्तु का ऐक्य यानी एक रूपता रहती है। पांचवी बात की अगर बात करें तो एकांकी में संकलन त्रय के बारे में, मतलब संकलन त्रय में तीन चीज़ें होती है। एकांकी का जो संकलन त्रय है तो उसमें तीन चीज़ें आती है, देश, काल और कार्य। देश, काल और कार्य, इसको हम क्या कहेंगे? संकलन त्रय। तीन चीज़ें हैं, देश, काल और कार्य की एकता। तो इस प्रकार से ये तीन चीज़ें मिलकर के क्या बनता है? संकलन त्रय। तो ये भी कई बार टिप्पणी के रूप में भी पूछा जाता है, संकलन त्रय के बारे में बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, एकांकी में संकलन त्रय अर्थात देश, काल और कार्य की एकता होती है। ध्यान रखना, देश, काल और कार्य, किसी भी देश के स्वरूप को, किसी भी घटना को उठाएंगे, उस देश की, जिस देश में ये एकांकी लिखी जाती है तो उस देश काल का, समय का, काल का और उसके कार्य की अनुवृत्ति करना, एक रूपता करनी ही जो संकलन त्रय कहलाता है। अब अगर थोड़ी सी बात करें एकांकी के स्वरूप क्या क्या है। एकांकी का स्वरूप जो है, अगला एक पॉइंट है स्वरूप वैविध्य, यानी विविध स्वरूप क्या क्या है। एकांकी वह लघु नाट्य रूप है, छोटा नाटक है। एकांकी क्या, एक तरह से छोटा नाटक है। तो एकांकी वह लघु नाट्य रूप है जिसमें एक परिस्थिति, एक घटना, एक भाव, एक परिस्थिति, एक घटना, एक भाव, इसको लेकर के लिखी जाती है। एक परिस्थिति, एक घटना, एक भावना जनित संवेदना, भावना जनित संवेदना कह देंगे हम। तो इसको मिला करके जो है एकांकी एक रूप में लिखा जाता है इसको। और अभिव्यक्ति किसी संघर्ष के सहारे हो, चाहे वह बाह्य हो या फिर आभ्यंतर, अभिनयात्मक शैली में इस प्रकार से प्रस्तुत की जाती है
कि उसमें प्रभाव एक का उद्बोध होने से दर्शक और पाठक दोनों की रागात्मक वृत्ति तिल मिला करके तड़प उठती है। यानी एकांकी ऐसा छोटा नाटक होता है, लघु नाटक होता है कि उसमें एक परिस्थिति, एक घटना और एक भावना जनित जो संवेदना होती है उसको अभिव्यक्त करने के लिए किसी संघर्ष के सहारे, या चाहे बाह्य संघर्ष हो या फिर आभ्यंतर हो, बाह्य रूप या आभ्यंतर रूप, अभिनयात्मक शैली यानी इसको अभिनय के द्वारा भी दर्शा कर सकते हैं एकांकी को। तो अभिनयात्मक शैली से इस प्रकार से प्रस्तुत की जाए कि उसमें प्रभाव, एकांकी का जो प्रभाव और इसमें एक का जो प्रभाव, एक का उद्बोध इस प्रकार से होना चाहिए, यानी प्रभाव एकता इस प्रकार से हो कि जिसमें दर्शक यानी देखने वाला और पाठक यानी पढ़ने वाला दोनों की ही रागात्मक यानी प्रेम भावना या उस एकांकी के प्रति जो रागात्मक वृत्ति है, मोह रूप या उसको प्रेम रूप हम कह सकते हैं, तो वो इतनी तिल मिला करके तड़प उठते हैं। यानी इस प्रकार से उसको क्षमा करना, तो उसमें इस प्रकार से उसको लगना चाहिए कि जैसे कि बस मैं उसको पढ़ूं, इस प्रकार से तड़प दोनों में होना चाहिए। दर्शक को ऐसा लगे कि मैं उस एकांकी को नाट्य रूप में देखूं और पाठक को ऐसा लगना चाहिए कि मैं उसको इस प्रकार से पढ़ूं। तो इस प्रकार से रागात्मक वृत्ति से तिल मिलाकर तड़प उठती है। हिंदी एकांकी का स्वरूप निरंतर विकासमान है और उसमें नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस कारण से एकांकी का विविध रूप कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। विषय वस्तु और कथानक आदि के आधार पर एकांकी के अनेक स्वरूप को समझा जा सकता है। अब जैसे एकांकी का प्रतिपाद्य वस्तु क्या है, प्रतिपाद्य वस्तु क्या है, उसका कथानक कहाँ से लिया गया है, ये एकांकी को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से प्रश्न हमारे भीतर उठते हैं कि एकांकी का जो स्वरूप क्या है, प्रतिपाद्य वस्तु क्या है, उसका कथानक कहाँ से लिया गया है, उसका आधार पर इसके आधार पर एकांकी के सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक इत्यादि अनेक स्वरूप माने जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो एकांकी के अनेक स्वरूप है, चाहे उसको स्वरूप में आप देख लीजिए, सामाजिक स्वरूप है, पौराणिक स्वरूप है, एकांकी का ऐतिहासिक स्वरूप है, राजनीतिक, सांस्कृतिक और या फिर मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अनेक स्वरूप माने जाते हैं। प्रभाव और भावना की एकता के अनुसार एकांकी की समाप्ति के अनुसार उसके दुखांत और सुखांत दो भेद होते हैं। अगर प्रभाव की बात करें या फिर भावना की एकता की बात करें तो या फिर एकांकी की समाप्ति की बात करें तो एकांकी के दो भेद माने जाते हैं। दुखांत समाप्ति होती है किसी एकांकी की या फिर सुखांत समाप्ति। भाई वही बात है जैसे फिल्म में प्यारे विद्यार्थियों अंत के फिल्म का जो लास्ट सीन होता है या तो फिर दुख सैड वाला होता है, दुख वाला होता है या फिर हैप्पी वाला, खुश वाला होता है। तो दो सुखांत या दुखांत अंत होता है, तो वो दो भेद होते हैं। पात्रों के माध्यम से एक पात्री भी होते हैं और अनेक पात्री भी भेद होते हैं। एकांकी अगर पात्रों के द्वारा अगर भेद करें तो एकांकी के दो पात्र होते हैं, एक पात्री भी एकांकी होते हैं और दो पात्री अनेक पात्री भी हो सकते हैं। जिसमें एक से ज़्यादा पात्र हो तो वो अनेक पात्री भेद हो सकते हैं। प्रस्तुति के आधार पर एकांकी की अगर भेदों की बात करें तो प्रस्तुति के आधार पर अगर बात करें या उद्देश्य की दृष्टि से या फिर मंचीय इसको हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी, अगर प्रस्तुति के आधार पर एकांकी की बात करें तो कौन कौन से एकांकियाँ होती है प्रस्तुति के आधार पर या फिर उद्देश्य पूर्ति के आधार पर एकांकी है, वो होती है मंचीय एकांकी, ठीक है। और इसके साथ प्यारे विद्यार्थियों रेडियो एकांकी, सूचना मूलक एकांकी, रेडियो एकांकी जो रेडियो पर प्रदर्शित की जाती है, सुनाई जाती है। सूचना मूलक एकांकी ये किसके आधार पर है, प्रस्तुति, इसके द्वारा एकांकी को प्रस्तुत किया जाता है रेडियो के द्वारा। सूचना मूलक एकांकी जिसको हम फीचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसको फीचर कहा जाता है। सूचना मूलक एकांकी फीचर झलकी, प्रहसन और इसके साथ साथ समस्या मूलक इत्यादि जो है एकांकियाँ होती हैं, समस्या मूलक। तो ये एकांकी के प्रस्तुति आधार पर ये भेद माने जाते हैं या इस प्रकार से एकांकी लिखी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने एकांकी के जो है अनेक प्रकार बताए हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ये कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र हिंदी में साहित्य में अच्छे आलोचक माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, इनका हिंदी साहित्य का इतिहास भी चलता है डॉक्टर नगेंद्र जी का, ठीक है। तो
ये भी समय मिले तो आप पढ़ना, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र जी की। और इसमें देखिए इन्होंने एकांकी की क्या क्या भेद माने। सुनिश्चित तकनीक वाली एकांकी, ये क्या मानते हैं भेद, एकांकी के प्रकार, ये क्या एकांकी कितने प्रकार मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी की। सुनिश्चित आपके तकनीक वाली एकांकी, सुनिश्चित तकनीक वाली एकांकी, सुनिश्चित तकनीक वाली एकांकी। और साथ ही दूसरा है संभाषण, संभाषण। तीसरी बात करें इन्होंने मोनोड्रामा, मोनोड्रामा इस ये भी एकांकी है एक तरह से। मोनो अंग्रेजी शब्द है मोनो ड्रामा, जिसको एकल काव्य, एकल जो है नाट्य, नाटक है वो माना जाता है, नाट्य माना जाता है, एकल नाट्य या लघु नाट्य हम इसको कह सकते हैं। फिर देखिए आगे फैंटेसी है, फीचर है, झांकी है। फैंटेसी, फीचर और झांकी, रेडियो रूपक, झांकी रेडियो रूपक, ठीक है। तो ये फैंटेसी है। फैंटेसी का मतलब जहाँ पर कोरी कल्पना हो, एक तरह से दीवा स्वप्न हो, दिन में ही सपने देखना, जैसे ऐसे कोई भाव से लिखी जाने वाली कोरी कल्पना से ओत प्रोत जो रचना है इसको फैंटेसी कहा जाता है, इसको फंतासी भी ऐसे कहा जाता है। फीचर, फीचर है जो प्यारे विद्यार्थियों वो होता है आपके इसमें रूपक या रूपरेखा प्रस्तुत करना। रूपक होता है या किसी की जैसे रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला, रूपक, तो रूपक को फीचर कहा जाता है। झांकी रेडियो रूपक है, रेडियो पर इत्यादि पर भी एकांकी को रूपक के रूप में सुना सकते हैं, ठीक है। तो रेडियो पर सुना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है इनकी नगेंद्र जी ने इसको माना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये जो आज की जो कक्षा है इसमें आपको एकांकी की परिभाषा, एकांकी आखिर है क्या, इसके बारे में जानकारी मिली है। तो आज यहीं लेंगे, अगला जो विकास क्रम है वो अगले वीडियो में लेंगे, नहीं कि अभी लेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एकांकी का विकास क्रम है जैसे जिसमें हम पढ़ेंगे कि भारतेंदु युग में क्या हुआ, कौन कौन सी एकांकी आई, किस प्रकार से विकास हुआ, फिर प्रसादोत्तर युग में, फिर द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग में, प्रसाद युग में, प्रसाद जी के बाद के युग में, और आधुनिक या स्वतंत्रता के बाद के जो युग में क्या क्या एकांकियाँ, कौन कौन से एकांकी आई, कौन कौन से एकांकीकार हुए, ठीक है। एकांकी लिखने वालों को क्या कहा जाता है, एकांकीकार। तो इस प्रकार से ये एकांकी का विकास जो क्रम हम पढ़ेंगे। आज हम केवल परिभाषा, इसकी भूमिका के रूप में बातें हैं वो की। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एकांकी के जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको लेकर के। फिर बाद में हम प्यारे विद्यार्थियों एकांकी की जो आपकी पुस्तक है उसकी एकांकियों को पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा आप जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, दिसंबर का महीना अब आ गया है तो पाठ्यक्रम अपने को कंप्लीट भी करना है, और कुछ आप अपनी तरफ से इसको किताबों को आप ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो प्रश्न मैंने अभी बताया इसको, इनके नोट्स बनाना, जो मैंने मौखिक बोला है वो भी आप नोट्स बनाएंगे, सुन करके ठीक से उनको नोट्स बनाएंगे और इनको याद भी करना है।